तो स्टार्टिंग में यालिंग बोलती है कि मैंने कहा था ना, टाइम के साथ जो बेकसूर लोग है वो बाहर आ ही जाते। यून बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे आउटर डिसेबल है, तो गलती होना ये तो नॉर्मल बात है। फिर उसके हाथ से अपनी स्पिरिचुअल बैग यानी कि स्टोरेज बैग लेने लगता है, लेकिन किंजू को उस पर शक होता है और अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्टिव की मदद से यून को सर्च करने लगती है। यून बोलता है कि लगता है कि इसको अभी भी मुझ पर शक है, लेकिन उसको कुछ घंटा नहीं मिलता। लेकिन यालिंग बोलती है कि तुम फिर से उसको छू क्यों रहे हो, क्या यून के हाथों को छूने में तुझे मजा आ रहा है। फिर जो वांग होता है वो अपने साउंड ट्रांसमिटर की मदद से किंजू को बोलता है कि जूनियर सिस्टर किंजू क्या हुआ, क्या कोई बात है क्या। किंजू भी अपनी साउंड ट्रांसमिटर की मदद से उसको बोलने लगती है कि मैंने उसके बॉडी के अंदर जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको भेजा है, लेकिन उसके बॉडी के अंदर मुझे कोई भी ऑरा नहीं मिला है। इसका मतलब यह है कि ना ही उसने दातुरा स्टारमिनम को कंज्यूम किया है और ना ही रिफाइन किया है, और ना ही उसके स्टोरेज बैग में उसकी रिकॉर्डिंग मतलब दातुरा स्टारमिनम की रिकॉर्डिंग कोई भी हो रहा है। और इतना इंपॉर्टेंट ट्रेजर उसने कहाँ रखा होगा, उसके स्टोरेज बैग में नहीं है, और ना ही उसने कंज्यूम किया है, तो रखा कहाँ होगा उसने छुपाया कहाँ होगा ये ट्रेजर। फिर ये बोलता है कि सबसे पहली बात ये जो सिस्टम है इसने अपने अंदर एक स्टोरेज को बनाया है, और दूसरी बात मैंने दातुरा स्टारमिनम को रिफाइन करके जो डिवाइनिंग पावर है उसकी मदद से इस्तेमाल किया है। ये कोई ऑर्डिनरी कल्टिवेशन मेथड नहीं है जिसे कि कोई भी ढूंढ पाएगा, ये तो नेचुरल है कि इसकी रिगार्डिंग उसको कोई भी ऑरा नहीं मिला पीछे। फिर जो यून है वो किंग्सू को बोलता है कि तुमने पहले से जो मेरी स्टोरेज बैग है उसको चेक कर लिया है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी जो बेटे उसको पूरा करूंगी। फिर किंग्सू वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि सीनियर ब्रदर आपका ये कब निपट जाएगा, तो मुझे ढूंढते हुए वहाँ पे आ जाना। फिर जो वांग होता है वो बोलता है कि किंग्सू क्या तुम मुझे यहाँ पे ऐसे ही छोड़ के जाने वाली हो। फिर किंग्सू पीछे मुड़ती है और बोलती है कि मेरा यहाँ क्या काम है, और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये सब मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और तुमने बेट लगा दी। और वैसे भी जो स्टोरेज बैग है वो तुम्हें दिया था चेक करने के लिए, लेकिन तुमने मुझे पूछा कि तुम चेक करो और मैंने बस उसे चेक किया, और तुमने सुना नहीं कि बुरे काम का नतीजा बुरा होता है। वहाँ को आ जाता गुस्सा, वो बोलता है कि लेकिन मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, तुम मेरी फीलिंग के बारे में जानती हो है ना। फिर किंग्सू बोलती है कि मेरे लिए ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और अगर मैं सही से याद करूँ तो पिछले 5 सालों में मैंने काइंडसेक में टाइम बिताया है और मैंने तुम्हें बहुत बार मना किया है। और क्या सीखा मतलब यह है कि जब तक कोई आदमी मुझे प्यार करेगा तब तक मुझे भी उसके साथ प्यार करना पड़ेगा, और अगर क्या होगा कि 10 लोग प्यार करें या फिर 100 लोग, तो मैं क्या करूँ, क्या मुझे भी वही करना चाहिए। फिर वांग बोलता है कि नहीं मैंने तो ये नहीं कहा था। फिर यालिंग बोलते हैं कि तूने बहुत सही कहा है, और अभी मैंने अपना जो माइंड है वो चेंज कर लिया है तुम्हारे बारे में। फिर यून बोलता है कि बेशक ये जो औरत है ना ये बहुत ही ज़्यादा शातिर औरत है, तो मुझे फ्यूचर में इससे दूर ही रहना चाहिए। फिर किंग्सू वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि मैं प्राइवेट रूम में जो 2nd फ्लोर है वहाँ पे तुम्हारा वेट करूँगी, तो जल्दी आना ये सब खत्म करके। पीछे से जो वांग होता है वो बोलता है कि किंग्सू 1 मिनट रुको तो, और अपने पास से एक स्पिरिट स्टोन की थैली निकालता है और यून की तरफ फेंकता है और बोलता है कि आज मैं जल्दी में था इसलिए मैंने अपने साथ सिर्फ 300 स्पिरिट स्टोन लाए, तो मैं तुम्हें यही दे देता हूँ, और बाकी की जो स्पिरिट स्टोन है वो मैं सेट में पहुँचने के बाद तुम्हें दे दूंगा। फिर यून भी उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि 1 मिनट रुको, क्या मैंने तुम्हें कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो। और अपना जो स्पिरिचुअल हो रहा है उसे रिलीज करने लगता है, जिससे कि वह एक ही जगह रुक जाता है और वो बोलता है कि यहाँ भी हो के रहा है, मैं इससे साफ 4 रिलम ज़्यादा हूँ, लेकिन तब भी मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा दम घुटने वाला है। फिर उसके सामने झुक जाता है और बोलता है कि यून आज मैं गलत था तो तुम मुझे माफ़ कर देना। फिर यून बोलता है कि लगता है कि इस सीनियर ब्रदर को पहले की जनरेशन को जो सीनियर ब्रदर है उसने प्रॉपरली जो डिसिप्लिन है वो नहीं सिखाए, तो इस जूनियर ब्रदर को अभी आगे संभालना पड़ेगा। फिर उसके जो पीठ है उस पर अपना हाथ मार देता है यानी कि बहुत ताकत से, और बोलता है कि तुम अपने घुटने टेको। और यून ने उसकी पीठ पर इतनी जोर से मारा था कि वो सीधा अपने घुटने पे आ जाता है। बाकी के लोग बोलते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, देखने से ऐसा लग रहा है कि जो अगला बंदा है वो अपनी शर्त हार चुका है, ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। फिर जो वांग है उसको आ जाता है गुस्सा, लेकिन वो बोलता है कि इतनी पावरफुल फोर्स से मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। फिर यून बोलता है कि मैं सीनियर ब्रदर को एक बात तो पता नहीं भूल गया, मैं अल्टरनेट पेमेंट भी एक्सपेक्ट करता हूँ। और उसके पास से वही आर्टिफैक्ट निकाल लेता है जो कि वो किंग्सू को देने वाला था, लेकिन किंग्सू ने नहीं लिया। फिर वो बोलता है कि मेरा आर्टिफैक्ट मुझे वापस करो, लेकिन यून उसे रख लेता है यानी कि छीन लेता है, और बोलता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो बात है। और याली को बोलता है कि चलो चलते हैं। फिर वहाँ पे 1-2 लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि जो ऑक्शन है वो अभी चालू ही होने वाला है, तो यहाँ से जाओ, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। फिर जो वांग होता है वो बोलता है कि ये यून मैं आज की जो ह्यूमिलेशन है ना उसे याद रखूंगा, और इसका 10 गुना तुम्हें फ्यूचर में वापस करूंगा, तुम इसे याद रखना। फिर हमें ट्रेजर पोइलिंग के ऑक्शन हाउस को दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, जो ऑक्शन है वो अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ। फिर वहाँ पे आती है एक लड़की, वो बोलती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन मैंने आपको बहुत इंतजार कराया है, और ट्रेजर पोइलिंग ने जो ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया है
उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज की ऑक्शनरिस्ट और होस्ट, मेरा नाम है होंग लियान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। फिर यालिंग बोलते हैं कि फाइनली जो ऑक्शन है वो अभी चालू ही होने वाला है और मैंने इसका लंबे समय से इंतजार किया है। फिर जो होस्ट होती है वो बोलती है कि पहला बीडे का जो आइटम है वो एक सेकंड ग्रेड का एडवांस वेपन है जिसका नाम है वेव स्प्लिटिंग ब्लेड, और ये एक 2 ग्रेड का वेपन है जिसको कि बोन्स और स्ट्रॉन्गहोल्ड स्पिरिट डायनासोर्स जो कि 3rd ग्रेड का डिमोनिक बीस्ट है उसकी ब्लड की मदद से डिफेंड किया गया है। अगर कोई भी बंदा इस ब्लेड को चलाता है तो इसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही बड़ी लहर आ रही है। और अगर कोई भी मार्शल आर्टिस्ट इसे ले लेता है यानी कि इसको पोजेस करता है तो इसकी जो बैटल पावर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और अभी जो ऑक्शन है वो ऑफिशियली चालू होने वाला है और इस वेव स्प्लिटिंग ब्लेड की स्टार्टिंग की प्राइस है 100 गोल्ड कॉइन। फिर सभी लोग बेट करने लगते हैं कि 200, 300, 150। फिर यालिंग बोलते हैं कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम्हें ये आइटम चाहिए? यून बोलता है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, और बोलता है कि इस वेपन की जो रैंक और जो बैटल पावर है ये इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि मेरी स्पिरिट एग्जीक्यूशन शॉट की है। फिर जो होस्ट होती है वो बोलती है कि ये जो आइटम है ये 300 गोल्ड कॉइन में सोल्ड आउट हो चुका है, और बोलती है कि अभी अगला आइटम लाओ। फिर हमें वांग और किंगजू को दिखा देता है। वांग बोलता है कि ये तो अच्छा हुआ किंगजू उस टाइम वहाँ पे नहीं थी जिस टाइम जो यून ने उसने मुझे सबके सामने झुकाया। अगर वो वहाँ पे रहती तो मेरी इज्जत का भाजीपाला हो जाता, लेकिन ये अच्छा हुआ। लेकिन फ्यूचर में मुझे ध्यान रखना चाहिए। और जो किंगजू है वो हमेशा से ऐसी उदास रहती है, लेकिन इस ऑक्शन में हम जो गोल्ड कॉइन है उससे ही सब चीज़ें खरीद सकते हैं। और इस टाइम में ऐसी चीज़ खरीदूंगा कि जो किंगजू है वो मुझसे इंप्रेस हो जाए और वो मेरी हो जाए। फिर वहाँ पे आइटम लाया जाता है। वो बोलती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन जो अगला आइटम है वो फाइनल आइटम है और उसके बाद ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और फाइनल आइटम को लाया जाता है। सभी लोग बोलते हैं कि क्या होगा, और वहाँ पे एक ब्लेड लाया जाता है। वो बोलती है कि ये जो ब्लेड है ना ये 6 ग्रेड के जो कोल्ड जेट टोट किंग है उसका ब्लड है। सभी लोग बोलते हैं क्या ये कोल्ड जेट टोट किंग का ब्लड है, ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर होगा। फिर होस्ट बोलते हैं कि सभी लोग जानते हैं कि जो कोल्ड जेट टोट किंग का जो ब्लड है वो इस दुनिया के सभी तरह के पॉइजन को क्योर कर सकता है, और इसकी जो एफिशिएंसी है यानी कि इसका जो इफेक्ट है वो नॉर्मल कोल्ड जेट टोट से कहीं ज़्यादा है। और अगर कोई भी मार्शल आर्टिस्ट इसको ले लेता है तो वो ना सिर्फ पॉइजन को क्योर कर सकता है बल्कि उसकी जो पावर है वो भी इनहेंस हो जाती है, जितने की 10 साल की कड़ी मेहनत से होती है यानी कि कड़ी ट्रेनिंग से होती है। फिर यून बोलते हैं कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। यालिंग बोलते हैं क्या तुम्हें ये चाहिए? फिर होस्ट बोलते हैं कि इसकी स्टार्टिंग की बीड है 10,000 गोल्ड कॉइन। सभी बंदे बोलते हैं कि मैं 50,000 गोल्ड कॉइन दूंगा, कोई बोलता है कि मैं 20,000 गोल्ड कॉइन दूंगा। लेकिन पीछे से जो वांग होता है वो बोलता है कि मैं इसके लिए 100,000 गोल्ड कॉइन पे करूंगा। सभी बंदे बोलते हैं क्या ये तो बहुत ही ज़्यादा है। यून जैसे ही बोली लगाने लगता है कि मैं 200 दूंगा, वैसे ही यालिंग उसे रोक लेती है। यालिंग बोलती है कि ये यून 1 मिनट रुको, क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी? क्या तुम ये सोचते हो कि मैं इसे अफोर्ड नहीं करूंगी? यून बोलता है कि नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा था, लेकिन मैं तो बस बोली लगा रहा था। फिर होस्ट बोलते हैं यहाँ पे कोई और है जो कि इससे ज़्यादा बोली लगा सकता है? यून बोलता है कि मैं लगभग ये भूल ही गया था, ये जो लड़की है ये सही में एक बहुत ही ज़्यादा अमीर लड़की है, लेकिन क्या मेरी की बेटी सही में इतनी फाइनेंशियल स्ट्रांग है? फिर यालिंग बहुत जोर से बोलती है कि मैं 300,000 गोल्ड कॉइन पे करूंगी इसका, और बोलती है कि ये जो मेरे पूरे साल की गैम्बलिंग में कमाए हुए पैसे, अगर यून को ये आइटम चाहिए तो मैं इसे आज लेकर ही रहूँगी। फिर यून बोलता है कि ये सही में बहुत ही ज़्यादा अमीर लड़की है। होस्ट तो खुश हो जाती है क्योंकि उसको क्या है, उसको सिर्फ अपना आइटम बेचना है। फिर सभी लोग बोलते हैं कि ओह माय गॉड ये कितनी अमीर लड़की है। और एक बंदा बोलता है कि मैं पूरी जिंदगी भर में भी इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा। वहाँ को आ जाता है गुस्सा। वो बोलता है कि शिट यार ये इसने खरीद लिया, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, क्योंकि उसको वो आइटम किंगजू को इम्प्रेस करने के लिए चाहिए था। फिर होस्ट बोलते हैं क्या कोई और है जो कि 300,000 से ज़्यादा बोली लगा सकता है? फिर वांग पीछे मुड़ता है और बोलता है कि शिट यार मैं उस ट्रेजर को लेना चाहता था जिससे कि मैं किंगजू को दे सकूँ और उसको इम्प्रेस कर सकूँ, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो बोली है ना इतनी ऊपर जाएंगी, तो मैं अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा के पैसे ला लेता। फिर किंगजू बोलते हैं कि 500,000 गोल्ड कॉइन। सभी बंदे शौक हो जाते हैं। जो वांग होता है वो बोलते हैं कि किंगजू क्या तुम सही में इतनी अमीर हो? फिर यालिंग भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। बाकी का ऑडियंस के मुंह से खून निकलने लगता है। फिर यालिंग बोलते हैं कि ये क्या है, ये कौन सी बात हुई? फिर यून बोलता है कि ये तो फिर से वही लड़की है। फिर होस्ट होती है वो बोलते हैं कि क्या कोई और है जो कि 500,000 गोल्ड कॉइन से ऊपर की बेट लगा सकता है? फिर यालिंग बोलते हैं कि ये यून मुझे माफ़ करना, जो 500,000 गोल्ड कॉइन है ये सही में बहुत ही ज़्यादा है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये जो प्राइस है वो अचानक इतनी बढ़ जाएंगी। यून बोलता है कि कोई बात नहीं है, तुमने इतना सब किया मेरे लिए, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। फिर जो होस्ट होती है वो बोलती है कि अगर कोई भी नहीं है बेट लगाने के लिए तो ये जो आइटम है ये अभी मैं सेल करने वाला हूँ।
यून बोलता है कि ये चाहूँगा कि मैं अभी अपने आप से ये करूँ, यानी कि मैं बेट लगाऊँ। फिर भीड़ में से कोई हाथ उठाता है और बोलता है कि 1 मिनट। वो होता है मेयर फैंग। वो बोलता है कि मैं 1 मिलियन गोल्ड कॉइन दाव पे लगाता हूँ, मतलब बेट करता हूँ। और सभी बंदे शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं क्या 1 मिलियन? फिर येलिंग भी शॉक हो जाते हैं। वो बोलती है कि अब जान। यून भी बोलता है कि मेरे यहाँ पे क्या कर रहा है। जो वांग होता है वो तो शॉक ही हो जाता है, मतलब बोलता है कि यार होस्ट तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। बोलते हैं कि यार आज की मजदूरी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होंगी क्योंकि 1 मिलियन गोल्ड कॉइन मिलने वाले हैं। और बोलते हैं कि ओल्ड जेंटलमैन, आपने जेट टॉट किंग के ब्लड को खरीदा है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो आपके वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।